तो लास्ट हमने इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ा था, कितना पढ़ा था, सबको क्लियर था? यूटिलिटी की बात हम कर रहे थे। ये जो मेरे हाथ में डिजिटल पेन है ब्लैक कलर का, ये चलता बहुत अच्छा है। ये बात मैं बोल सकता हूँ बट आप नहीं बोल सकते, क्योंकि आपके लिए किसी काम का नहीं है। तो ये 1,000 रुपए का हो या 2,000 रुपए का हो, मेरे को सेटिस्फैक्शन देगा, बट क्या आपको देगा? नो। तो ये आपके लिए ना यूजफुल है और ना ही ये आपको यूटिलिटी देगा। मेरे लिए यूजफुल भी है एज वेल एज यूटिलिटी भी देगा। तो ये बात लास्ट क्लास में रह गई थी। हमने ये पढ़ा था कि भाई यूटिलिटी है बट यूजफुल नहीं है, या यूजफुल है बट यूटिलिटी नहीं है। हमने ये नहीं पढ़ा था कि यूटिलिटी और यूजफुलनेस दोनों साथ में हो, या यूटिलिटी और यूजफुलनेस दोनों ही चीजें साथ में ना हो। समझ में आ गया? तो एक स्टूडेंट के लिए लैपटॉप यूजफुल है, बट प्रोवाइडेड उसका काम हो उस चीज का। बट अगर आपको कोई ऑनलाइन क्लास नहीं करनी, प्रोग्रामिंग नहीं करनी, आपको कुछ नहीं करना, तो आपके लिए लैपटॉप किसी काम का नहीं है। और ऑब्वियस सी बात है, आपके लिए सिर्फ वो एक 2-2.5 किलो की डिवाइस होगी। तो ना वो आपके लिए यूजफुल है और ना ही वो आपको यूटिलिटी दे रहा है। मेरे लिए यूजफुल भी है और मेरे को यूटिलिटी भी दे रहा है। तो ऐसी चीजें भी होती हैं जिसमें यूजफुलनेस और यूटिलिटी दोनों हो, ऐसी चीजें भी है जिसमें यूटिलिटी और यूजफुलनेस दोनों ना हो। तो ऐसे एग्जाम्पल तो 1 करोड़ मिलेंगे। यूटिलिटी है, यूजफुलनेस नहीं है। जैसे ड्रंकर्ड के लिए वाइन, उसको अच्छा बहुत लगता है, सेटिस्फैक्शन बहुत है, बट क्या वाइन यूजफुल है? नो। अगर ऐसा हो तो पापा मम्मी कहेंगे बेटा सुबह 2 घूंट पी के स्कूल जाना। गॉट इट क्लियर? तो ड्रंकर्ड के लिए, जिसको अपने जीवन से प्यार नहीं है, बच्चों से, बीवी पे प्यार नहीं है, वो दिन भर वाइन कंज्यूम करता रहेगा और एक दिन राम राम सत्य है। समझ में आई बात? तो यूजफुल नहीं है, सेहत के लिए नुकसानदायक है, बट यूटिलिटी उसको देता है। बर्गर आप जैसे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा लगता है, अगेन यूटिलिटी है बट यूजफुलनेस नहीं है। लॉजिक समझ में आ गया? ये डिजिटल पेन मेरे लिए यूजफुल भी है और यूटिलिटी भी दे रहा है, तो दोनों चीजें। और आपके लिए ना ये यूजफुल है ना ये आपको यूटिलिटी दे रहा है। चलिए, तो इसी कहानी में आगे स्टार्ट करते हैं। मैं आपको मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी बता रहा था, और हमने शायद मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी की बात करें तो वी हैव ड्रॉन अ शेड्यूल, याद है सबको? जिसमें देखा था कि एक यूनिट पे सेटिस्फैक्शन 10 था, दूसरे पे 8 था। जैसे जैसे ज्यादा कंज्यूम कर रहे थे, सेटिस्फैक्शन धीरे धीरे कम हो रहा था। एक पॉइंट ऐसा भी आया 4th यूनिट पे, आपने यूनिट कंज्यूम की बट सेटिस्फैक्शन कितना था? 0 था। और उसके बाद आपका सेटिस्फैक्शन नेगेटिव हो गया। तो झटपट उसको फिर से लिख लेते हैं, और उसी से मैं आपको कुछ आज नया सिखाऊंगा। तो यूनिट्स कहां तक लिखी थी हमने? 1 से लेकर 6 तक लिखा था। चलिए, 1 पे MU था 10, TU भी था 10, 2 पे इट वाज 8, here it is 18, then it was 6, here it is 24, फिर कितना था? 0, and again it is 24, फिर था -2, और ये हो गया 22, और फिर -4, it is 18 बेसिकली। तो यहाँ पे आप एक स्टेटमेंट लिख लें, बड़े काम का स्टेटमेंट है। It is observed that as a consumer consumes successive units of a commodity, utility reduces at first। जहां पे यूटिलिटी लिखा है ब्रैकेट में लिखेंगे आप MU, becomes 0 and thereafter turns negative। And please put it like this, जैसे मैं लिख रहा हूं, स्मॉल b अगेन यूटिलिटी, बट यहां पे ब्रैकेट में लिखेंगे TU, increases first becomes maximum and thereafter false। तो लोगों को ये कहानी समझ में आ गई? और ये चीज बोली जाती है लॉ ऑफ
डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और एक चीज याद रखनी है लोगों को, ये फिनोमेना एग्रीकल्चर में भी अप्लाई होता है। स्टार्टिंग के ईयर्स में किसी भी फार्मर का जो फार्म लैंड होता है उसका आउटपुट बहुत ज्यादा होता है। एज ही यूजेस मोर एंड मोर फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, आने वाले टाइम में उसकी फर्टिलिटी लैंड की कम हो जाती है। आपने ऑल्टरनेट फार्मिंग वगैरह पढ़ा होगा, एक पर्टिकुलर ईयर में फार्मिंग करेंगे, दूसरे में लैंड खाली छोड़ देंगे ताकि उसकी फर्टिलिटी रीगेन कर ले। व्हाट इट क्लियर? तो ये लॉ एग्रीकल्चर में भी अप्लाई करता है। तो आज की जो मेन पढ़ाई है, हमें ये देखना है कि कैसे हम सो कॉल्ड ग्राफ प्लॉट करेंगे इसका। अब आपने जो लिखा था वो आपको लिखा हुआ तो नजर आ रहा होगा, बट अगेन इट्स अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जो इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से शो कर देगा। कैसे ग्राफ बनाएंगे आप? बहुत सिंपल है। एक्स एक्सेस पे आप प्लॉट करेंगे यूनिट्स और वाई एक्सेस पे आप प्लॉट करेंगे यूटिलिटी। स्केल एंड पेंसिल सबके पास होना चाहिए। Here you will plot TU and MU। कैसे प्लॉटिंग होगी बता देता हूँ। ये स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ आज पहली बार, और ये अगले 2 साल तक स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन आपको काम आएगा। एक्स एक्सेस पे 1 1 सेंटीमीटर का गैप छोड़ के आप यूनिट्स की प्लॉटिंग करेंगे। आई होप सो थिंग्स आर क्लियर टू एवरीबडी। क्योंकि कभी भी आपको ग्राफ शीट नहीं मिलेगी, ग्राफ शीट सिर्फ स्टैटिस्टिक्स में मिलेगी। इकोनॉमिक्स का ग्राफ आपको प्लेन पेज पे ही बनाना पड़ेगा। तो इट्स 1 2 3 4 5 6 7 1 1 सेंटीमीटर के गैप पे प्लॉट करिए इसको। एंड हमारी जो एमयू की रीडिंग्स हैं माइनस में भी जा रही है शायद आंसर। तो ग्राफ का स्ट्रक्चर मेरे को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, इन दैट केस थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूं क्योंकि माइनस में यूनिट्स हैं। आई होप सो पीपल अंडरस्टूड ये कैसे ड्रॉ हो रहा है। दिस इज वाई ओरिजिन एंड वाई डैश एंड इट इज एक्स। समझिए कैसे ड्रॉ होगा। 1 1 सेंटीमीटर के गैप पे इसको बना लीजिए। 1 2 3 4 5 6। देन 4 के मल्टीपल्स में 1 1 सेंटीमीटर के गैप पे यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं। इट्स 4 8 12 16 20 एंड 24, और नीचे की तरफ -4। इज 4 8 12 16 20 एंड 24। बना लीजिए, फिर प्लॉटिंग करते हैं। चलो, सो इस एक्सेस पे प्लॉट क्या होगा चलन? TU एंड MU। रेडी एवरीबडी? चलो, तो 1 यूनिट पे आपका TU कितना है? 10। तो 1 पे हम यहाँ पे 8 और 12 के बीच में मार्क कर देंगे, 10 वहीं पे आएगा। देन बच्चों 2 यूनिट पे आपका TU कितना है? 18। तो 16 और 20 के बीच में मार्क हो जाएगा, करेक्ट। 3 और 4 पे इट इज 24 देन 5 पे इट इज 22 एंड 6 पे इट इज वापस से 80। अंडरस्टूड कैसे प्लॉट हुआ है? चलिए, क्या ABCD आपको लिखना है, लिख दीजिए। बस बस ऐसे ही बनाइए जैसे मैंने बनाया। इफ यू वांट टू राइट ABCD यू कैन राइट। यहाँ पे A B C D E एंड F। बी क्विक टू दिस।
और लास्ट में लिख दीजिएगा TU। तो दिमाग की बत्ती जलाइए मेंटोस खाए बगैर। यहां से लेकर यहां तक लगातार आपको क्या नजर आ रहा है कि आपका TU इंक्रीज कर रहा है। ये शरीर है, अभी आत्मा के दर्शन कराऊंगा। फिर C और D पॉइंट पे कांस्टेंट हो गया, मैक्सिमम हो गया, एंड देयर आफ्टर इट स्टार्ट्स बिकमिंग टू शो फॉलिंग बिहेवियर। आई होप सो सबने ये बना लिया। TU समझ में आ गया। MU प्लॉट करते हैं भाई। 1 पे कितना है? 10। तो यहां पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूं, व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन TU एंड MU? तो आप बोलेंगे इनिशियल यूटिलिटी रिमेन्स सेम। अब एमसीक्यूज में यही पूछा जाता है। एमसीक्यू आंसरिंग जो है इट इज एप्लीकेशन बेस्ड। आई रिपीट, इट इज। बच्चा तो ये पूरा पढ़ के चला गया, रट के चला गया, सब कर लिया। 4 नंबर 6 नंबर का क्वेश्चन करेंगे, टन लिख के आएगा। बट जब 1 नंबर का आंसर एमसीक्यू में आता है, उसको पूरा मामा जी का खानदान याद आ जाता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द सीनियर मोस्ट मेंबर नानी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, एट फर्स्ट यूनिट ऑफ कंजम्पशन व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन TU एंड MU? या क्वेश्चन पूछा जाएगा, एट व्हाट पॉइंट ऑफ कंजम्पशन TU और MU रिमेन्स सेम? फर्स्ट यूनिट, एनी यूनिट, लास्ट यूनिट, एनी ऑफ दीज। आपका आंसर क्या होगा? बस फर्स्ट में ही वो सेम रहेगा, उसके बाद कभी सेम होगा ही नहीं। समझ में आई बात कि बिल्कुल नहीं आई? ऑफिस में जो लोग सेम डे जॉब ज्वाइन करते हैं, बस पहले महीने की सैलरी सबकी सेम हो सकती है, उसके बाद अपनी स्किल के बेसिस पे आपको इंसेंटिव ज्यादा मिलेगा, तो आपकी अर्निंग ज्यादा हो जाएगी। डे 1 जब बच्चा स्कूल जाता है ना, सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, बट सेकेंड डे से उनके अंदर चेंजेस आने लग जाते हैं। चलिए, सेकेंड यूनिट पे कितना है चिल्ड्रन? 8। 3 पे कितना है? 4 और 8 के बीच में। देन 4 पे कितना है? 0। 5 पे कितना है? -2 लगभग यहां पे होगा। एंड 6 पे कितना है? -4। चलिए, तो इसको भी मार्क कर लेते हैं। सो ध्यान से सुनिएगा, MU ओरिजिन के नीचे चला गया, तो इस पॉइंट तक आपको कुछ ना कुछ सेटिस्फैक्शन था, बट इसके नीचे आपका सेटिस्फैक्शन नेगेटिव हो गया। जब आप खाना खा चुके होते हैं, आपका पेट भर चुका होता है, मम्मी कहते बेटा एक रोटी और खा लो, आपके मुंह से क्या निकलता है? अरे पेट एकदम भयंकर फुल, और खा लेंगे उल्टी आ जाएगी। अभी गंदी बातें नहीं करनी है। अब हम मम्मी को बोलेंगे, अब मम्मी अगर ज्यादा खाया ना तो मेरा MU नेगेटिव हो जाएगा। और जब आपको डकारा गया तो आपका MU 0 गया। तो डकार आने का मतलब MU घबड़ घबड़ खाए जा रहे हैं, तो आपका MU पॉजिटिव है। डकार आने का मतलब MU 0। उल्टी आने का मतलब? तो कभी भी कोई इंसान ज्यादा खा के उल्टी करे तो बोलिएगा, डॉक्टर साहब इसका MU नेगेटिव हो गया, दवाई दे दीजिए जरा इसको। मम्मी जब बोले बेटा और खा लो, नहीं अब मेरा MU 0 हो चुका है, अब खाने के बाद मेरे को कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। बट पिज्जा आ गया, उसके लिए साइड में जगह है सर, थोड़ी सी साइड में जगह नहीं है, आपके मन में जगह है। तो जब आप खाना खाते हैं ना, तो आपका पेट नहीं भरता, आपका मन भर जाता है, साइकोलॉजिकल फीलिंग होती है। 5 रोटी खाने के बाद दनादन डकार लिए जा रहे हैं, उठ तक नहीं पा रहे, इतने सांड की तरह भारी हो गए हैं। बट पापा जैसे ही एक आइसक्रीम लेते आए या फेरेरो रोशर चॉकलेट का डिब्बा लेते आए, ऐसे हबशी की तरह कूदे हैं जैसे जुपिटर से आए इंपोर्ट होके। तो आपकी चाहत फिर से जग जाती कुछ खाने की। और अभी मम्मी ने जब 8 रोटी आपको खिलाई, व्हाट डिड यू से? मेरा पेट भर गया। पेट नहीं भरा, आपका मन भर गया। तो इसीलिए इकोनॉमिक्स को बिहेवियरल साइंस बोला गया है। पर्सन टू पर्सन इट कीप्स ऑन चेंजिंग। 4 दिन से लगातार आप दाल चावल खा रहे हैं, क्या 5वें दिन आपको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। 5वें दिन पिज्जा बड़ा अच्छा लगेगा। 5 दिन से लगातार घर में पिज्जा चल रहा है डिनर में, 6ठे दिन शायद आपको पिज्जा ना अच्छा लगे, आप कहें दलिया ही खिला दो कम से कम। तो आप ऊब जाते हैं साइकोलॉजिकली। ओके, चलिए, तो पिक्चर अभी बाकी है। चलो, ये स्ट्रेट लाइन लोगों को नजर आ रही है, जहां पे हमारा TU मैक्सिमम था, MU क्या था बच्चों? 0। यहां पे नजर आ रहा है आपको? और देखिए ग्राफ में भी ऑटोमेटिकली आपको नजर आएगा, एकदम स्ट्रेट लाइन बनी है। आप कहेंगे सर हमने तो एक बार स्केल से नापा था, आपने तो फ्री हैंड बनाया था। वो फ्री हैंड 10 साल पहले बनाते थे, अब ये फ्री हैंड पेड हैंड हो गया बेसिकली। ओके, तो जब आपका TU मैक्सिमम होगा, आपका MU क्या होगा? 0। तो जब कोई भी इंसान डकार मारने लग जाए तो उसका TU मैक्सिमम हो चुका है। आप उसको बोले बस कर अब ना खा, तेरा TU मैक्सिमम हो चुका है, अब खाएगा MU माइनस में चला जाएगा तेरा, मतलब उल्टी आ जाएगी।
लॉजिक अंडरस्टूड और नॉट? पक्का? कंफर्म? चलिए, तो यहाँ पे डी के बगल में लिख भी दीजिए मैक्सिमम और यहाँ पे लिख दीजिए 0। क्विकली मूविंग है। तो भाई सबको ये बात समझ में आ गई? चलिए, अब थोड़ा सा मैं आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा रहा हूं आपको, जो अगले चैप्टर्स में काम आएगा। एज आई सेड, चलो, यूटिलिटी दो तरह से मेजर की जाती है, ये सबसे बड़ा झूठ है। क्या है ये? यूटिलिटी कोई मेजर कर ही नहीं सकता इस धरती पे। इट कैन ओनली बी एक्सप्रेस्ड। बट क्योंकि हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, हम साइकोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं। एक्सप्रेशन एक साइकोलॉजिकल वर्ड है। बिकॉज हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो हमें शब्द जान पूछ के यूज करना पड़ता है, मेजरमेंट नॉट साइकोलॉजी। अब मेजर करने के दो तरीके होते हैं। वन इज कॉल्ड एज कार्डिनल। सर ये हमने मैथ्स में पढ़ा था कार्डिनल नंबर के नाम से। याद है किसी को कार्डिनल नंबर क्या होता है? विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 1 2 3 4। हाँ, जैसे आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगा? सर बेस्ट। कुछ बोले गुड, कुछ बोले बेटर। ये ऑर्डिनल है, ये ऑर्डिनल है। गॉट इट क्लियर? आप बोले सर अगर हम आउट ऑफ 5 की ग्रेडिंग दे आपकी पढ़ाई को तो 4.9 हो गया, ये ऑर्डिनल है। आपके सामने मैंने 3 चीजें रखी। सर कौन सी 3 चीजें? भाई खाने पीने वाली बातें हैं बस, और क्या। इट्स पिज्जा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज। समझ में आ गया? अगर मैं आप सबसे पूछूं कि भाई सबसे अच्छा इन तीनों में आपको क्या लगता है, तो शायद कुछ बच्चे बोलेंगे बर्गर। दे विल गिव फर्स्ट प्रायोरिटी टू बर्गर। अच्छा, इसके बाद क्या अच्छा लगता है? सम स्टूडेंट्स वुड से सर अब फ्रेंच फ्राइज पे टूटेंगे। और सबसे कम अच्छा क्या लगता है? पिज्जा। दिस इज नोन एज व्हाट चिल्ड्रन? ऑर्डिनल। जो मेरे को अच्छा लगेगा पहले मैं वो कंज्यूम करूंगा, उसके बाद उसकी बाद वाली चीज। इतनी बात समझ में आ गई? बट कुछ लोग बोलेंगे सर पहले पिज्जा रखा हुआ है, पहले पिज्जा निपटाएंगे, फिर बर्गर लिखा है तो, और फिर फ्रेंच फ्राइज है तो। दिस इज कॉल्ड एज कार्डिनल। तो हर वो चीज जो नंबर के सीक्वेंस में मूव हो, जिसमें आपकी साइकोलॉजिकल रैंकिंग से कोई लेना देना नहीं है, वी कॉल इट एज कार्डिनल। कभी शादी ब्याह में जाइए, रिसेप्शन पार्टी में, बर्थडे पार्टी में, कुछ लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कॉफी, टोमेटो सूप या कोई भी सूप उससे स्टार्ट करेंगे। फिर वो धीरे धीरे फल वाले काउंटर में जाएंगे, फिर धीरे धीरे चिल्ला चाउमीन और ये फ्राइड राइस और मंचूरियन, कैसा भी हो खाएंगे जरूर वो। फिर वो रिस्क लेते हुए पानी पूरी और चाट और दही बड़े के स्टॉल में जाएंगे। किस तरह का रिस्क है? दही बड़े की चटनी और दही अगर कोट सूट से या लहंगे से टेंजेंट बना भी दी तो समझ लीजिए 500 का चूना लगा। फिर वो आएंगे मेन कोर्स में और सब कुछ खाएंगे, परवल आलू की सब्जी सब कुछ। क्यों? पिताजी ने 2100 का लिफाफा दिया हुआ है और सबको प्रमोट कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा खाने के लिए। चाहे बाद में लोमो फैन लेनी पड़े, पेट खराब हो जाए, बट खाएंगे जरूर। इट इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? कार्डिनल। समझ में आ गया? बट कुछ थोड़े इज्जतदार लोग होते हैं, वो बस 2-3 चीज खा के अपने घर वापस लौट जाते हैं, जो बेस्ट है। महंगी है, फ्रूट्स महंगे हैं, चिल्ला महंगा है, 4 पान खा चुके हैं, घूम घूम के 4 पैक करा लिए। तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? ऑर्डिनल। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? ऑर्डिनल। तो भाई मैं आपकी क्लास लेता हूं, पहले इकोनॉमिक्स की क्लास होती है, फिर अकाउंटेंसी की क्लास होती है। तो भाई ये सेट शेड्यूल, इट इज कार्डिनल। बट अगर मैं डेली आपसे पूछूं आज बताओ पहले क्या पढ़ना है, तो इट इज ऑर्डिनल। मम्मी आपसे पूछती ना आज रात में डिनर में क्या खाओगे, जैसे आप हैं अकबर दी ग्रेट, आप भी बोल दिए मजाक मजाक में पास्ता इन रेड अराबिटा सॉस। मम्मी ने एक बेलन दिखाया, अरे भाई आलू सब्जी खा लेंगे, ऐसी बात नहीं है। तो जो घर में बना है वो आप खाएंगे, एक एक करके। इट इज कार्डिनल। बट व्हेन योर चॉइस इज आस्क्ड एंड यू एक्टेड अकॉर्डिंगली, इट इज ऑर्डिनल। तो कार्डिनल और ऑर्डिनल शब्द में मतलब समझ में आया? पक्का? तो आपने पहला स्विच ऑन किया, ट्यूबलाइट जल गई, दूसरा ऑन किया, पंखा चल गया, तीसरा ऑन किया, बल्ब जल गया, चौथा ऑन किया, कूलर चल गया, पांचवा ऑन किया, एसी चल गया। इट इज कार्डिनल। बट जब गर्मी ज्यादा होगी तो आप डायरेक्टली एसी का ही स्विच ऑन कर देंगे, तो ऑर्डिनल। समझ में आया? बचपन में कभी तबीयत वगैरह खराब हुई हो तो मम्मी दवाई देती होंगी, डॉक्टर ने 4 दवाई खाने को बोली है, मम्मी ने एक एक करके ठूसना चालू कर दी, बट सबसे आखिरी में मम्मी मीठी वाली दवाई पिला रही है और कड़वी वाली पहले निपटा दी, तो इट इज ऑर्डिनल। तो जब आपकी साइकोलॉजिकल रैंकिंग के हिसाब से
आप अपने सेटिस्फैक्शन को एक्सप्रेस करेंगे चिल्ड्रन, तो इट इज कॉल्ड एज व्हाट? हर दिन आप खाना खाते हैं, रोटी सब्जी दाल चावल वगैरह वगैरह, इट इज कार्डिनल। बट फल आप सीजन का खाते हैं, जैसे अभी समर सीजन है तो भाई मैंगो मार्केट में बहुत आ रहा है, तो हो सकता है आप मैंगो ज्यादा खाते हो, एप्पल कम। फिर विंटर सीजन आएगा तो हो सकता है आप एप्पल ज्यादा खाओ और मैंगो कम, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस बेसिकली। तो इट इज कॉल्ड एज व्हाट? ऑर्डिनल यूटिलिटी। समझ में आया कि नहीं? पक्का। व्हेन यू ड्रेस अप इन द मॉर्निंग, ऑब्वियस सी बात है, आप टी शर्ट पहनेंगे, ट्राउजर पहनेंगे, सूट सलवार पहनेंगे, कुछ भी पहनेंगे, और उसके बाद हैंकी रखेंगे अपने पास, या ट्राउजर पे बेल्ट लगा लेंगे। क्या हो सकता है नहा के निकले सबसे पहले बेल्ट ही बांध लिए? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो इट इज कॉल्ड एज व्हाट? कट। एक सीक्वेंस चल रहा है, एक सीक्वेंस चल रहा है। बट जो कपड़ा आज आपको पहनना है, 4-5 में से आपने चूज किया आज ये पहनते हैं, आज थर्सडे है तो आज येलो पहनना है, और घर में अगर व्हाइट है येलो नहीं है तो येलो कलर लगा लेंगे, हल्दी लगा लेंगे, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? ऑर्डिनल। समझ में आई बात कि नहीं? कभी सुना है किसी की शादी में पहले रिसेप्शन हुआ, फिर बारात हुई, फिर तिलक है, और फिर शगुन, और फिर गोद भराई है? नो, ऐसा कुछ नहीं होता। तो एक सीक्वेंस चलता है, एक सीक्वेंस। पहले देखा दिखाई का कार्यक्रम होगा, बुकिंग हो जाएगी, फिर उसके बाद सुंदरकांड वगैरह छोटे छोटे फंक्शन होंगे घर में, फिर शगुन और तिलक होगा, फिर हाँ वही मतलब, फिर उसके बाद शादी होगी। तो इट इज इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस, इन अ पर्टिकुलर। अब लड़के की सास कह रही है, मतलब लड़के की माँ कह रही है, बेटा पहले दहेज गिन लेते हैं कितना है, फिर डिसाइड करेंगे, दैट इज ऑर्डिनल। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? तो मान लीजिए कि भाई आपकी आईसाइट थोड़ी मेरी तरह जीनियस टाइप है, मतलब खराब है थोड़ी सी, तो सबसे पहले आप आईसाइट का नंबर चेक कराएंगे, फिर फ्रेम और लेंस फाइनल करेंगे, या सबसे पहले फ्रेम और लेंस ही फाइनल कर दें? हाँ, वेरी गुड। तो इट इज कॉल्ड एज व्हाट? कार्डिनल। बट आपने नहीं, पहले देख ले चश्मा आपकी दुकान पे अगर अच्छा है, तब तो हम आपके आंख दिखवाएंगे, नहीं तो नहीं दिखवाएंगे। इट इज व्हाट चिल्ड्रन? ऑर्डिनल। चाट के ठेले पे जाते हैं, क्या करते हैं? सबसे पहले पानी पूरी खाते हैं, फिर टिक्की खाते हैं, फिर उसके बाद टमाटर खाएंगे, फिर उसके बाद दही बड़ा खाएंगे। समझ में आ गया? चाट वाला भी समझ जाएगा, इनके घर में खाना नहीं बनता है। फिर उसके बाद वो गुलाब जामुन खाएंगे। तो इट इज कार्डिनल। बट आप कह रहे हैं नहीं, मैं तो 500 की फुल्की ही खाऊंगा और कुछ नहीं खाऊंगा, तो इट इज ऑर्डिनल। तो ऑर्डिनल और कार्डिनल समझ में आ गया? पक्का? कंफर्म? आपने गलती की, मम्मी को झाड़ू नजर आया, उससे सूद दिया आपको, बेलन नजर आया, बेलन से पिटाई कर दी, कपड़े धोने वाला सोटा नजर आया, उससे पिटाई कर दी, फिर तौलिया मिला, नचा नचा के वही मारने लग गई। दिस इज कॉल्ड एज कार्डिनल। बट मम्मी ने फिक्स एक्शन का 7 नंबर का जूता खरीदा आपको सूतने के लिए, ऑर्डिनल। दोनों बातें क्लियर हो गई, हर तरीके से आपको समझा दिया गया है। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? चलिए, तो यहां पे लिखा हुआ भी आपको नजर आ जाएगा, इफ आई हैपन टू सी हियर। For example, a person can say that he derives utility equal to 10 units from consumption of good X and 20 from the consumption of good Y. तो जिससे उसको सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिल रहा है वो उसे ज्यादा खरीदेगा, और जिससे कम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उसको कम खरीदेगा। समझ में आ गया? आप अपने रूम में गए, चेयर भी है, बेड भी है, सोफा भी है। कुछ बच्चे जो पहले नजर आता है 1 घंटे उस पर बैठेंगे, जो बाद में नजर आया फिर 1 घंटे उस पर बैठ गए, जो उसके बाद नजर आया 1 घंटे उस पर बैठ गए, इट इज कार्डिनल। बट हमें सबसे ज्यादा कंफर्ट सोफे पे लगता है तो हम सोफे में बैठेंगे, इट इज ऑर्डिनल। समझ में आया कि नहीं? जो गाड़ी घर में सबसे पहले नजर आ रही है, आपने चाबी निकाली और ड्राइव पे चले गए, इट इज कार्डिनल। बट आप जाते हैं रोल्स रॉयस फैंटम 3 पे, वही आपको सबसे अच्छी लगती है, पापा से डांट भी खा गए, आप जो सर के लिए गिफ्ट खरीदी तुमने चलानी स्टार्ट कर दी, तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? ऑर्डिनल। अंडरस्टैंडिंग? जो कपड़ा पहला हैंगर में टंगा है आज आपने वो पहना, कल दूसरे नंबर वाला, परसों तीसरे नंबर वाला, इट इज कार्डिनल। बट व्हेन यू वेयर व्हाट यू लाइक द बेस्ट, ऑर्डिनल। समझ में आ गया? पक्का? कंफर्म? चलिए, सो ऑर्डिनल आपको बताता हूं, दिस इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। इसका भी एग्जाम्पल यहां पे शायद नजर आ जाएगा। Ordinal measurement implies that consumer can state definitely whether utility derived of a good is greater, less or equal. क्या बच्चों मैंने नंबर फॉर्म में यहां रिप्रेजेंट किया? आंसर नो। तो आप कार चला रहे थे, पहली बार मम्मी ने कहा 10 में से 9 मार्क्स तुम्हें मिले हैं, इट इज कार्डिनल। और मम्मी ने कहा लास्ट टाइम से तुम्हारी ड्राइविंग थोड़ी सी बेटर हो गई है, दिस टाइम यू ड्रोव द कार बेस्ट। और एक बार आपने माइकल शुमाचर की तरह कार चलाई और समाचार में छप गए आप। तो ये जो बेटर और बेस्ट वाली कहानी है, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? ऑर्डिनल। और नंबर में एक्सप्रेस हुआ तो कार्डिनल।
अगर मैं पूछूं आपसे भाई आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल कितना किलोमीटर एक चार्ज में चलती है, यू सेड सर 95, तो इसे क्या बोलेंगे बच्चों? सर बढ़िया ठीक ठाक चल ही जाती है 2-4 दिन तक। अब 2-4 दिन अगर लग गया तो कार्डिनल हो गया। बट हमने सर इट वर्क्स बेस्ट इन कंपैरिजन विद अदर्स, ये सबसे अच्छा है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? ऑर्डिनल। क्या बोलेंगे? ऑर्डिनल। समझ में आ गया? मम्मी पड़ोसी से बात कर रही थी, तो उसने बोला हमारी सास तो एकदम दो कौड़ी की है। इट इज व्हाट? तुम्हारी सास बहुत बेकार है। इट इज ऑर्डिनल। बातें समझ में आ गई? पक्का? चलिए, तो डिफरेंस आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, वैसे ये इस चैप्टर के सिलेबस में है नहीं। गॉट इट क्लियर? इस नोट्स में मैंने जो चीजें लिख के दी हैं बहुत ज्यादा लिख के दी हैं, बस एक डिफरेंस आप पढ़ लीजिए, आपको अच्छा लगेगा, नींद अच्छी आएगी। कार्डिनल अप्रोच, कंज्यूमर सेज कि उसको 10 का बेनिफिट मिला जब उसने एप्पल कंज्यूम किया, और 8 का मिला जब उसने ऑरेंज कंज्यूम किया। बेटर क्या है दोनों में से, आप मेरे को बताइए। तो एप्पल गिव्स बेटर सेटिस्फैक्शन देन ऑरेंज, ये स्टेटमेंट ऑर्डिनल है, ये स्टेटमेंट ऑर्डिनल है। क्लास में ढेर सारे बच्चे थे, 99.5% मार्क्स आए एक बच्चे के, 98.5 दूसरे के आए, 96 तीसरे के, और बाकी सबके इससे कम है। दिस इज कार्डिनल। ये फर्स्ट आया, ये सेकंड, और ये थर्ड। इट इज कॉल्ड एज ऑर्डिनल। अब आप बोलेंगे सर ये दो दो तरह से क्यों कहानी बनाई गई है? भाई दो दो तरह से कहानी इसलिए बनाई गई है, कहां रैंकिंग की है? तो मैंने नंबर एक्सप्रेस किए ना, नंबर को देखने के बाद ही तो रैंक बनेगा। नंबर कैसे रैंक बता देगा? नंबर कैसे रैंक बता देगा? अगर मैं किसी से बोलूं आपको बुखार है 101 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी फ़ारेनहाइट, 101 तो स्टीम बन जाएगा वो पूरा जन्म, फ़ारेनहाइट, और किसी का बुखार है 103, अरे मैं फर्स्ट आ गया सर, मेरा बुखार ज्यादा है। तो 99.5 और 98.5 में अच्छा क्या है? और 101 डिग्री फ़ारेनहाइट और 103 डिग्री फ़ारेनहाइट में अच्छा क्या है? सर 103 अच्छा है सर, मरने की प्रोबेबिलिटी बढ़ रही सर, घर वालों खर्चा बचेगा। बात समझ आई? किसी की कैंसर की फर्स्ट स्टेज है, किसी की चौथी, ये बढ़िया सर, आगे बढ़ गया हमसे, सर स्कूल में हमसे आगे था सर, ये बहुत तेज बच्चा था सर, इसका कैंसर भी आगे चला गया है। तो क्या फोर्थ स्टेज वाला कैंसर अच्छा होता है? बिल्कुल नहीं अच्छा होता। समझ आई बात? पक्का? तो 99.5, 98.5 और 96, किसी को मैथ्स ना आती हो बता पाएगा कौन अच्छा है कौन बुरा है? ये तो जब टीचर ने आपको क्लास प्रेप में 1 2 में आफ्टर बिफोर सिखाया, बिग और स्मॉल सिखाया, तब आपके अंदर ये भेदभाव और अकल चली आई। बात समझ में आई कि नहीं आई? किसी की मम्मी को लगता है कि मेरा लड़का बहुत लंबा है तो अच्छा है, किसी को लगता है मेरे लड़के की हाइट बहुत कम है तो अच्छा है। क्यों? जब भी मेरा लड़का किसी से बात करेगा सिर उठा के, और दुनिया उससे बात करेगी सिर झुका के। समझ में आई बात कि नहीं आई? बात समझ में आई कि नहीं? तो हाउ यू कैन से कि 99.5 इज बेटर और 98.5 इज नॉट बेटर देन 99.5? बिकॉज यू नो विच नंबर इज ग्रेटर एंड विच वन इज स्मॉलर। तो जब ये 99.5 98.5 आया तभी तो 1 2 3 बना ना, कि पहले 1 2 3 बना था? सॉरी, फर्स्ट सेकंड थर्ड बना था पहले, पहले रैंक बनी थी, फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक थर्ड रैंक, हाईएस्ट वाले के फर्स्ट, सेकंड हाईएस्ट वाले की रैंक सेकंड। तो ये जिस इंसान ने बनाया उसका कॉन्सेप्ट था कार्डिनैलिटी का, और ये जिसने बनाया उसका कॉन्सेप्ट था ऑर्डिनैलिटी का। अब जब ये डांस शोज और कौन बने करोड़पति वगैरह होता है, तो रैंकिंग होती है ना, 10 में से कितने मार्क्स मिले, सबके रैंक जोड़ते हैं, जिसके मार्क्स सबसे ज्यादा वो फर्स्ट, जिसके उससे कम वो। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर दुनिया में पहले क्या बना? दुनिया में पहले क्या बना? पहले कार्डिनल सिस्टम बना था मार्शल भाई का। अब कुछ इकोनॉमिस्ट ने क्या सोचा कि भाई दुनिया में अल्फ्रेड मार्शल का नाम बहुत है, क्योंकि दुनिया को कॉन्सेप्ट देके गए। कौन सा कॉन्सेप्ट देके गए? ये जो आपके सामने है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और ये सारा डेटा कैसे एक्सप्रेस किया गया है? नंबर सिस्टम में या अल्फाबेट या रैंकिंग सिस्टम में? वेरी गुड। तो कुछ टीम ऑफ इकोनॉमिस्ट ने ये सोचा कि भाई अल्फ्रेड मार्शल की तो बहुत ही तारीफ होने वाली है, क्योंकि वो दुनिया को एक अच्छी चीज सिखा के गए, हमारे मरने के बाद लोग हमें भी तो पहचाने। तो यहां पे एक नई टीम बनी, मैं उसका नाम लिख देता हूं, J.R. हिक्स। ये हिक्स थर्मोमीटर वाले नहीं है। एंड R.G.D. एलन। सर ये एलन कोचिंग वाले हैं क्या? नहीं नहीं, वो भी नहीं है। तो J.R. हिक्स और R.G.D. एलन एंड ढेर सारे इकोनॉमिस्ट थे। इकोनॉमिस्ट समझते हैं ना आप लोग? जो साइंस में रिसर्च करते हैं उसको साइंटिस्ट बोलते हैं, जो इकोनॉमिक्स वगैरह में रिसर्च करे उसे
इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्री बोलते हैं, चाणक्य बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। तो जे.आर. हिक्स और आर.जी.डी. एलन ने सोचा कि भाई अल्फ्रेड मार्शल की तो बहुत वाहवाही है इस दुनिया में, हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए। होमी भाभा ने रिसर्च किया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने रिसर्च किया। क्या उसके बाद के साइंटिस्ट अंडे दे रहे हैं? नहीं सर, सिर्फ गोबर कर रहे हैं वो लोग। ना ना ना, दे आर ऑल्सो डूइंग रिसर्चेस। क्या इसरो ने अब्दुल कलाम साहब के बाद कोई पीएसएलवी लॉन्च की? नहीं, अभी परसों भी की थी। गॉट इट क्लियर? तो ये चलता रहता है और उनका भी नाम आएगा, उतना नहीं होगा, थोड़ा कम होगा और थोड़े आने वाले टाइम में बढ़ जाएगा। तो जे.आर. हिक्स और आर.जी.डी. एलन की टीम ने सोचा कि भाई मरने के बाद लोग हमको भी याद रखें, हम भी ऐसा कुछ लिटरेचर दुनिया को देके जाएं जो किताबों में छपे, तो हमारे परिवार को भी कोई रॉयल्टी वगैरह खाने पीने को मिलता रहे। भाई माइकल जैक्सन के गाने आज भी लोग सुनते हैं, उनके ऑडियो कैसेट सीडीज आज भी बिकते हैं, उनके सब्सक्राइबर्स यूट्यूब पे आज भी हैं, तो पैसा तो परिवार को आता होगा कि नहीं आता होगा? बट क्या माइकल जैक्सन साहब के बाद किसी ने अंग्रेजी में गाना गाया ही नहीं? क्या अनु मलिक जी के बाद कोई म्यूजिक कंपोजर बना ही नहीं? क्या सोनू निगम जी के बाद कोई गाना गाएगा ही नहीं? कैसा होगा? लोग चाहेंगे कि हम उससे भी बेटर। समझ में आ गया? तो अब यहाँ पे आर.जी.डी. एलन एंड जे.आर. हिक्स साहब ने सोचा कि हम दुनिया को साइकोलॉजी के बेसिस पे वही चीजें देखे जाते हैं, तो उन्होंने नंबर को किस पे कन्वर्ट कर दिया? साइकोलॉजी पे। क्या आप रेस्टोरेंट जाते हैं तो स्टार्टर्स में जो पहला आइटम होता है वही मंगवाते हैं? बट कुछ लोग हैं, आज आए ना संडे को पहला वाला खाएंगे, अगले संडे दूसरा, उसके अगले संडे तीसरा, उसके अगले संडे चौथा। 2 साल में उस रेस्टोरेंट की सीक्वेंस में सारी डिशेस आपने खा ली है। कभी कभी ऐसा भी हो 2 महीने से रोटी खा रहे हैं, क्योंकि रोटियों की लाइन सी पे 10 तरीके की रोटी थी। तो ये कौन सी अप्रोच हो गई? कार्डिनल। बट आपको क्या लगता है? 40 रुपए का लच्छा पराठा है, 10 रुपए की रोटी है। लच्छा पराठा तो एक ही आएगा, रोटी 10-10 रुपए में कम से कम। तो चलो रोटी ले लेते हैं। रोटी इज बेटर, लच्छा पराठा इज नॉट बेटर, इट इज ऑर्डिनल, इट इज ऑर्डिनल। समझ में आई बात? रेफ्रिजरेटर खोला, अमूल का बटर भी रखा है, और वो जो मम्मी और दादी माँ घर में बनाती है व्हाइट वाला वो भी रखा है। यू पीपल में प्रेफर अमूल, उससे सर बड़ी स्मेल आती है सर, और क्योंकि होता भी फ्री का है बेसिकली, इसलिए ज्यादा खराब लगता है। समझ में आई बात? तो आपका प्रेफरेंस अमूल है तो आप अमूल खाएंगे। दादाजी और पापा का प्रेफरेंस वो घर वाला इंडिजीनियस मक्खन है व्हाइट वाला, तो वो उसको खाएंगे। अगेन द फिनोमेना ऑफ ऑर्डिनैलिटी। व्हाट? समझ में आ गया? बट अगर मान लीजिए अमूल की 2 टिक्की रखी है, एक पुरानी एक नई, पहले क्या करेंगे आप? पहले मम्मी कहेंगे पुरानी वाली खत्म कर लो, दैट इज कार्डिनल नाउ। नहीं नहीं, हम तो नया ही खाएंगे क्योंकि पुराना वाला एक्सपायर है, कहीं हम एक्सपायर ना हो जाए, दैट इज अंडरस्टैंडिंग। समझ गए? चलिए, सो फॉर्म्स ऑफ यूटिलिटी मैं आपको बता चुका हूं, TUMU, इस पे कोई हम डिबेट नहीं करने वाली, ये सब हमारा हो चुका है। एग्जैक्टली ऐसा ही ग्राफ बना था लगभग हमारा भी। चलिए, तो लेट्स कंटिन्यू फर्दर विद द थर्ड टेक्स्ट चिल्ड्रन, टाइटल्ड एज व्हाट? वैल्यू एंड प्राइस। तो यहाँ पे जरा कुछ लिख लीजिए, बहुत बढ़िया है। एन अकाउंटेंट knows the price of everything but value of none। इसका मतलब समझ में आया? बहुत तेज प्यास लग रही है, ठीक? टू चॉइसेस आर देयर, टू चॉइसेस आर देयर, वाटर एंड शुगर सिरप। व्हाट यू विल गो फॉर? तो इस समय वाटर की वैल्यू शुगर सिरप से ज्यादा है, शुगर सिरप से ज्यादा है। तो प्राइस और वैल्यू का डिफरेंस शायद मेरे स्टेटमेंट से आपको पता लग गया हो। ये जो डिजिटल पेन है, इसके बगैर मेरा डिजिटाइजर किसी काम का नहीं है। तो इसकी वैल्यू ज्यादा है कि डिजिटाइजर की वैल्यू ज्यादा है? इसकी वैल्यू ज्यादा है, इसकी वैल्यू। बट उसके लिए कुछ सब्स्टिट्यूट शायद कभी मिल जाए, बट इसका तो कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। समझ में आई बात? ऐसे समझ लीजिए, आपकी कार, आपकी कार और नंबर प्लेट, नंबर प्लेट की वैल्यू ज्यादा है कार ड्राइव करने के लिए, प्लेजर ऑफ ड्राइविंग के लिए, या कार की? कार की। समझ में आया कि नहीं आया? अंडरस्टूड दिस? तो व्हेन समथिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इट्स वैल्यू इज वेरी हाई। हो सकता है प्राइस इसका कम हो। एक इंसान बेहोश हो गया, अब उसको जगाना है, उठाना है, वेंटिलेटर मशीन बहुत महंगी है और पानी तो लगभग फ्री का ही है, बट उस समय इंस्टेंटली फर्स्ट एड देने के लिए व्हाट इज हैविंग मोर वैल्यू? वाटर और वेंटिलेटर मशीन? पानी ज्यादा वैल्यू रखेगा, दो उसकी प्राइस बहुत कम है। आपको बहुत तेज भूख लग रही है,
बहुत तेज भूख लग रही है, 10 ग्राम गोल्ड कॉइन दे दूं और आधा लीटर मान लीजिए सो कॉल्ड लस्सी दे दूं आपको या जूस दे दूं, व्हाट यू विल लाइक टू टेक फर्स्ट? गोल्ड ले लेंगे? पैसा कहां से आएगा? बस दो ही चीजें हैं, लोग पता नहीं आगे नाली के ऊपर स्टॉप क्यों जाते हैं। डोंट एक्ट लाइक एनिमल्स, डोंट एक्ट लाइक एनिमल्स। जो दो चीजें बताई वो उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जब दिमाग लगाना हो तो भी पूछेंगे। तो आपके पास दो चॉइसेस है, भूख बहुत तेज लगी है, आधा लीटर लस्सी है और 10 ग्राम गोल्ड कॉइन है, कैसे भूख मिटाएंगे गोल्ड कॉइन खा के? कुछ लोगों को आपने सुना होगा, अरे हमारा घर ना 10 करोड़ रुपए का है, वो अपने आप को ये सब बोल के बहुत रईस साबित करते हैं कि हम बहुत रिच हैं। उनसे कही ठीक है 10 करोड़ का घर है, मान लिया भगवान करे 15 करोड़ का हो जाए, बट क्या किचन का टैप निकाल के 2 किलो आलू ले आएंगे बाजार से? तो आप जिस घर में रहते हैं उसकी वैल्यू क्या है मैं आपको बताऊं, उसकी वैल्यू क्या है मैं आपको बताऊं। द वैल्यू ऑफ पर्सनल हाउस इज ऑलवेज जीरो। क्यों? यू आर नॉट गोइंग टू सेल इट माई डियर। 10 करोड़ का घर है, 15 करोड़ की कोठी है हमारी, जब पतंग उड़ा जाके इससे ऊपर कुछ नहीं कर पाओगे। क्या दो टाइल निकाल के आधा किलो बाजार से आटा ले लोगे? क्या कोई इंसान ये काम करेगा? तो आपका घर 10 करोड़ का हो या 200 करोड़ का हो, विल इट मेक एनी डिफरेंस? will it make any difference? So those people who say my property is valued at 500 crores, he is a donkey number one of the world. समझ में आ गया? हाँ, जिस घर में आप रह रहे हैं उसके अलावा आपके पास अगर कोई प्रॉपर्टी है तो ऑब्वियसली बात है आप उसको बेच सकते हैं, बट जिस घर में आप रह रहे हैं वो 10 करोड़ का है 100 करोड़ का हो, क्या फर्क पड़ता है? यू आर नॉट गोइंग टू सेल इट। अरे घर 10 करोड़ का है, आज किराए पे दे देना, 2 लाख रुपए किराया मिलेगा, ठीक है किराए पे दे दो और टेंट लगा के बाहर सड़क पे रहो। क्या कोई इंसान ऐसा काम करेगा? नो। तो आपके घर की वैल्यू कितनी हो गई? सर आज दादाजी को जाके समझानी ये बात, जो मोहल्ले में जाके इतना बोलते हैं ना 50 करोड़ का घर है, 100 करोड़ का घर है, तो सर कहते हैं एक नल निकाल के आधा किलो जलेबी ले आइए कामधेनु से, नहीं मिलेगी आपको, सुलाकी से नहीं मिलेगी। तो पर्सनल हाउस की वैल्यू क्या है चिल्ड्रन? जीरो। बट स्टैम्प पेपर पे उसकी वैल्यू 2 करोड़ रुपए लिखी हुई है, तो ये वैल्यू नहीं है चिल्ड्रन, इट इज द प्राइस दैट इज पेड टू अक्वायर, इट इज द प्राइस दैट इज पेड टू अक्वायर। आप नहा रहे थे, पोलर बेयर बने हुए थे, भयंकर साबुन लगा था मुंह पे, पानी चला गया। अब उस समय आपके सामने दो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 पानी अरेंज करिए, ऑप्शन नंबर 2 रेड चिली पाउडर। क्या लेंगे? पानी लेंगे, ऑब्वियस सी बात है, तो पानी की वैल्यू रेड चिली पाउडर से ज्यादा है। बट आज जाइएगा ग्रोसरी शॉप पे और 1 लीटर पानी और 1 किलो चिली पाउडर का रेट पूछ लीजिएगा, किसकी प्राइस ज्यादा मिलेगी? चिली पाउडर की प्राइस ज्यादा होगी और पानी की कम। बट यूटिलिटी के हिसाब से देखें, द पर्सन इज वेरी थर्स्टी, उसके लिए वाटर की वैल्यू ज्यादा है और प्राइस कम। तो ऐसी बहुत चीजें दुनिया में जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है बट प्राइस कम होती है। बात समझ में आई? तो आप जिस घर में रह रहे हो कितने का है? जीरो। कुछ लोगों हमने 3 करोड़ रुपए का घर खरीदा है, ठीक है खरीदा तो हम क्या करें? नहीं देखो हम कितने रईस हैं, ठीक है एक पाइप निकाल के 2 किलो आलू ले आओ जरा, एक गोभी का फूल ले आओ, 1 दर्जन केला ले आओ, कुछ नहीं मिलने वाला। लॉजिक समझ में आया कि नहीं? तो वैल्यू ऑफ पर्सनल हाउसेस, इट्स प्राइस में बी एनीथिंग। समझ में आई बात? पक्का? चलिए, तो प्राइस की जब बात करते हैं बच्चों तो यहाँ पे दो बातें मैं आपको बताऊंगा। प्राइस के दो यहाँ पे लॉजिक हैं। वन इज कॉल्ड एज प्राइस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, अदर इज कॉल्ड एज प्राइस फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब सर ये क्या होता है? क्या किसी की फैक्ट्री हवा में लग सकती है? क्या उसके अंदर सिर्फ रोबोट्स काम करेंगे? नॉट एट ऑल। क्या बिना पैसे के फैक्ट्री में कुछ भी होगा? नो। और रिस्क मैनेज करने वाला भी तो कोई होना चाहिए। सर ये आपने फॉर्मूला कुछ लिखा है क्या? कोई फॉर्मूला नहीं लिखा है। इट्स लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑन्टरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड, कुछ लोगों ने सुना होगा आज से पहले ये, इन्हें बच्चों इकोनॉमिक्स में बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो इफ योर फादर इज अ बिजनेसमैन, जहां पे उनकी फैक्ट्री, ऑफिस, कोई भी बिजनेस सेटअप है, दैट इज कॉल्ड एज अ लैंड। द पीपल वर्किंग इन द फैक्ट्री, चाहे वो मैनेजिंग डायरेक्टर हो चाहे चपरासी हो, ऑल आर कॉल्ड एज, गलत गलत, लेबरर। व्हाट? लेबर तो मेहनत होती है, हार्डवर्क। मैं भी लेबर हूं, आप भी लेबर हैं, आपके पापा में भी लेबर हैं,
सर आपकी और हमारे तक तो बात ठीक थी, पापा मम्मी को लेबर कैसे बोल रहे हैं भाई, आपकी हिम्मत कैसे हुई? अरे लेबर का मतलब हार्डवर्क, व्हाट? तो इकोनॉमिक्स की भाषा में एवरी पर्सन, ह्यूमन बीइंग हु हैज द कैपेसिटी टू ऑफर सम सर्विस एंड इन एक्सचेंज गेट मनी, हम उसे क्या बोलते हैं? लेबरर, व्हाट? अब लेबरर का मतलब वो नहीं चौराहे से पकड़ के ले आते हैं, वो लेबरर दूसरा होता है। समझ में आया? घर जाके मम्मी से मत बोलिए आज हमें सर के ऊपर बहुत गुस्सा आई है, सर ने लेबरर बोल दिया पापा मम्मी को। व्हाट इट क्लियर? तो इकोनॉमिक्स में हर हार्ड वर्कर कौन है? लेबरर। मैं भी लेबरर हूं, आप भी लेबरर हैं। हार्डवर्क जो है वो लेबर होता है। व्हाट? मम्मी कहे ना जाओ लेबर को पकड़ के ले आओ, लेबर को नहीं पकड़ के लाएंगे हम लेबरर को लेके आएंगे। और लेबरर विल प्रोवाइड द सर्विस, जिसको आप लेबर बोलेंगे। अंडरस्टूड एवरीबडी? सो द वर्ड लेबर डजंट मीन ह्यूमन बीइंग, दैट ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड एज अ लेबर, बट ये हमारा रोजमर्रा का बोलने का तरीका है। जैसे बल्ब वाला एग्जांपल दिया था ना, कहते ना 0 वाट का बल्ब ले आओ, फिजिक्स की भाषा में 0 वाट का बल्ब कभी होगा ही नहीं। इफ इट कंज्यूम 0 जूल्स ऑफ एनर्जी, लाइट कहां से देगा? तो गो टू द शॉप, डिमांड अ 15 वाट बल्ब, दैट शॉपकीपर वुड से मेरे पास नहीं है। अच्छा 0 वाट का ले लो, हाँ ऐसे बोलो ना, बल्ब के ऊपर देखिएगा 15 वाट लिखा हुआ आपको नजर आएगा। तो रोजमर्रा के बोलने की भाषा थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। तो गुड्स एंड सर्विसेज मतलब आपने इकोनॉमिक्स की बुक खरीदी, आपने ट्यूशन ज्वाइन किया, तो इकोनॉमिक्स की बुक विल बी कॉल्ड एज, ट्यूशन विल बी कॉल्ड एज। आपने मोबाइल फोन खरीदा, इट्स अ, बट सिम कार्ड से जो टेलीकॉम कंपनी आपको सर्विस दे रही है वो, दोनों के लिए पैसे देने पड़ेंगे, फ्री में मिलेंगे? पैसे देने पड़ेंगे। समझ में आ गया? तो इन चीजों के लिए जो आप पैसे देते हैं चिल्ड्रन, दैट इज सिंपली कॉल्ड एज व्हाट? प्राइस। लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑन्टरप्रेन्योर, आई एम ड्रॉइंग एन एस्टेरिस्क साइन हियर, इसके लिए जो आप प्राइस देते हैं बच्चों, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? फैक्टर प्राइस। क्या बोलते हैं? किसी की भी जमीन यूज करेंगे तो आपको क्या देना पड़ेगा? वेरी गुड। किसी की मेहनत को इस्तेमाल करेंगे तो आपको क्या देना पड़ेगा? हाँ सैलरी भी ठीक है, बट यहां पे टर्म यूज होता है वेजेस। अगर आप सो कॉल्ड, ओ सॉरी रेंट ऑलरेडी हैव बीन रिटन, अगर आप किसी का पैसा इस्तेमाल करते हैं बच्चों, तो आप उसे क्या पे करेंगे? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर क्या गुरुद्वारे में लंगर खाएगा जाके? बिजनेस किस लिए कर रहा है? प्रॉफिट के लिए। तो इसे बोलते हैं फैक्टर प्राइसेस। समझ में आ गया? पक्का? तो मैं आपको नोट्स दे रहा हूं, आप उसका मेरे को पेमेंट करते हैं, दैट इज नोन एज सिंपली प्राइस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? आपने किसी की जगह किराए पे ले ली शोरूम सेटअप करने के लिए, व्हाट यू विल पे फॉर यूजिंग लैंड? आपने 4 नौकर रख लिए, मेरे को भी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बना दिया अपना, तो आप क्या यूज कर रहे हैं? हमारा लेबर, हार्डवर्क, और क्या दे रहे हैं हमको? वेजेस दे रहे हैं। आप किसी से पैसा उधार लेके अपने बिजनेस में यूज कर रहे हैं, तो आपको उसे क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। और अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, इनोवेटिव स्किल्स हैं आपके अंदर, आप बिना पैसा कमाए तो बिजनेस करेंगे नहीं, तो यू आर अर्निंग व्हाट? प्रॉफिट। समझ में आई बात? प्लीज कॉपी दिस क्विकली। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा एज यूजुअल। अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट भी कर दीजिएगा। चलिए।